मैं रवि कुमार पाल आरकेपी स्टडी प्लस में आपका स्वागत करता हूँ। चलिए आज की क्लास में हम लोग करंट अफेयर की लेक्चर को शुरू करते हैं। आज हम लोगों की जो क्लास रहेगी वह करंट अफेयर से संबंधित रहेगी और जो कि करंट अफेयर जो रहेगा आपका वो मार्च सेशन का रहेगा, यानी पूरे मार्च का, यानी पूरे मंथली जो है करंट अफेयर को हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए हम आपका जो है कैसा क्या रहेगा सिस्टम, तो वो हम आपको बता देते हैं कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अब मार्च का करंट अफेयर पढ़ेंगे जिसमें हमको लगभग जो है 5 से 7 क्लास हम आपको मार्च की करंट अफेयर में, मतलब जितना भी मार्च का करंट अफेयर होगा वो 5 से 7 क्लास में हम करा देंगे आपको, ठीक है। तो इस तरीके का एक व्यू रहेगा और जिसमें हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। और जो भी कमेंट है, आउटपुट है, तो वो भी आपको जो है देते रहिए। चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और इसमें सबसे पहला देखते हैं इंडस वाटर ट्रीटी, ठीक है। इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में अगर हम समझे तो देखेंगे सबसे पहले कि इंडस वाटर ट्रीटी क्या है और इसमें क्या समझना है आपको। देखिए एक तो समझना है कि इंडस वाटर ट्रीटी क्या है, ये क्या नाम तुम्हारा, इंडस वाटर ट्रीटी यानी सिंधु नदी जल विवाद जो है वो क्या है। और दूसरा ये है कि रावी नदी चर्चा में क्यों है, ठीक है। वर्तमान में रावी नदी क्यों चर्चा में है। तीसरा क्वेश्चन ये है कि शाहपुर खंडी बैराज क्या है, यह क्यों चर्चा में है शाहपुर खंडी बैराज, ठीक है। तो अब ये जो है बाकी सिंधु झेलम चिनाव ये जो नदियां हैं यह इसी ट्रीटी से संबंधित है, इंडस वाटर ट्रीटी से संबंधित है। तो अब हम लोग इसको समझ लेते हैं एक बार पूरे सिस्टमेटिक तरीके से। तो एक बार देखेंगे कि एक्चुअली इंडस वाटर ट्रीटी जो है, यह जो ट्रीटी हुई थी यह भारत और पाकिस्तान के मध्य हुई थी। तो आप ध्यान रखना है कि भारत पाकिस्तान के मध्य यह ट्रीटी हुई थी। और इसमें जिन बिंदुओं पर चर्चा हुआ था तो वो हम आपको बताते हैं। यह ट्रीटी किसके द्वारा ऑर्गेनाइज की गई थी, तो यह वर्ल्ड बैंक के द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा यह ट्रीटी ऑर्गेनाइज की गई थी, मतलब उसी के द्वारा यह समाधान निकाला गया था। इसके अंतर्गत हुआ क्या था तो वो हम आपको बताते हैं कि एक्चुअली ये तीन नदियां, सॉरी ये क्या नाम जो है, सिंधु झेलम चिनाव, इन तीन नदियों का पानी भारत नहीं रोक सकता है। मतलब ये संधि में हुआ था कि सिंधु नदी, झेलम नदी और वही चिनाव नदी, इन तीनों नदियों का भारत, क्योंकि ये इनका उद्गम इधर से ही है, भारत से ही है, तो अब इस तरीके से ये बहती है पाकिस्तान की ओर। अब अगर भारत इनका पानी रोक लेगा तो पाकिस्तान को भी निश्चित रूप से प्रॉब्लम होनी ही है। तो इसीलिए जो है इसकी ट्रीटी हुई और जिसमें भारत ने इस बात पर एग्रीमेंट भी अपना किया कि हाँ हम जो है सिंधु झेलम और चिनाव नदी का पानी नहीं रोकेंगे। तो इस ट्रीटी के माध्यम से वो ट्रीटी आज भी जो है लागू है और आज भी भारत ने सिंधु झेलम चिनाव का पानी नहीं रोका है। अब कहानी कहाँ पर है, कहानी यहाँ पर जो है गड़बड़ाई है कि एक्चुअली रावी नदी चर्चा में है। अब ये जो दो तीन नदियां बची थी तो उन पर भारत का ही प्रभुत्व था, तो उनके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था, तो वो भारत जब चाहेगा तो पानी अपना रोक लेगा उस कंडीशन को जो है। लेकिन उनका पानी पाकिस्तान में जाता है, जैसे मान लीजिए रावी नदी, रावी नदी इसलिए चर्चा में है क्योंकि रावी नदी का पानी भारत ने वर्तमान में रोक लिया है। अब रोक लिया है, अब निश्चित रूप से कि पाकिस्तान में कुछ ना कुछ क्राइसिस आनी ही है। अब जब पानी रोक लिया है तो क्राइसिस आनी ही है, तो इसलिए जो है अब प्रॉब्लम होगी। लेकिन अब हमारी यह ट्रीटी के अंतर्गत नहीं था, तो हम रोक सकते हैं पानी को, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक्चुअली इस पर बहुत समय पहले एक डैम बनने की चर्चा हुई थी, जो कि नाम है डैम का शाहपुर खंडी बैराज। यह प्रोजेक्ट कई साल पुराना है, लेकिन वर्तमान में यह चर्चा में इसलिए है क्योंकि यह बन गया है प्रोजेक्ट, ठीक है। यानी अब यह शाहपुर खंडी बैराज बन चुका है, जिसकी लागत लगभग 3300 करोड़ रुपए के आसपास की है और यह अब कंप्लीट हो चुका है। तो अब जो है इससे प्रॉब्लम आनी है। अच्छा, ये हिमाचल प्रदेश में जो है रावी नदी निकलती है हिमाचल प्रदेश से, और उसके बाद इससे जो है एक तो कश्मीर और पंजाब दोनों को फायदा होने वाला है इस, मतलब जो है डैम से, क्योंकि इसका पानी रोका जाएगा और पानी रोकने से फिर उसके बाद जो है फाइनली सिंचाई वगैरह कार्यों में इसका प्रयोग किया जाएगा, बाकी बिजली वगैरह बनाई जाएगी, ठीक है। अच्छी खासी बिजली की बनाई जाएगी, तो इसीलिए जो है और इन दोनों राज्यों को बहुत ही फायदा होने वाला है यहाँ पर। तो इस तरीके से ये मतलब चर्चा में था और ये डैम आपका जो है
शाहपुर खंडी बैराज इसीलिए चर्चा में था। ठीक है, तो इतनी बात बात पता चली जो भी चर्चा में था। अब आपको एक चीज तो क्लियर हो गई, इंडस वाटर ट्रीटी क्लियर हो गई जो कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो है कराई गई थी। किससे संबंधित है? तो आपको नदी जल बंटवारे से संबंधित है। ठीक है, तो अब उसके बाद जो है रावी नदी चर्चा में क्यों है ये भी आपको पता चला, क्योंकि इसी पर जो है शाहपुर खंडी बैराज बनाया गया। ठीक है, और शाहपुर खंडी बैराज जो है जो कि बन चुका है, तो ये भी सब बात क्लियर हुई। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, गुनिया वॉर्म डिजीज। ठीक है, गुनिया वॉर्म डिजीज जो है अभी इसकी पिक्चर इसलिए नहीं लगाई, ये थोड़ी ज्यादा जो है खतरनाक पिक्चर है इसकी, तो इसलिए चूंकि यूट्यूब रिस्ट्रिक्शन लगा देता है, तो इसलिए जो है कॉपीराइट की समस्या आती है इसमें। तो इसीलिए जो है गुनिया वॉर्म डिजीज जो है इसके बारे में समझेंगे कि ये क्या है। ये पहले तो ये समझेंगे कि यह बीमारी क्या है। तो यह बीमारी मनुष्य के शरीर में क्या होता है कि इस बीमारी से शरीर से कीड़े निकलने लगते हैं शरीर से। जैसे मान लीजिए ये एकदम हैंड है, तो यहाँ से एकदम त्वचा को फाड़ के और कीड़े निकलने लगेंगे। इस तरीके की यह बीमारी है। ठीक है, यह पहले तो बहुत खतरनाक थी। जैसे समझ लीजिए, अब देखिए ये बीमारी कहाँ से क्या हुआ है, तो उसके बारे में समझते हैं बीमारी के बारे में। यह माली, दक्षिणी सूडान, केन्या, सबसे पहले इसी देशों में फैली थी। तो सबसे पहले अगर फैलने की बात करें तो यह फैली थी सबसे पहले माली, दक्षिणी सूडान, वही केन्या में सबसे पहले फैली थी। फिर उसके बाद देखिए सेंट्रल अफ्रीका और रिपब्लिकन और सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिकन और उसके बाद चाड। ठीक है, इन दो देशों में वर्तमान में भी फैली हुई है। अब उसके बाद देखिए यह एक पैरासाइट है जिसका नाम दिया गया है, पैरासाइट का नाम। तो वो पैरासाइट का नाम क्या है? ये आपका जो है पैरासाइट का नाम है। ठीक है, ड्रैकुना कुलस। ठीक है, तो ये जो है इसका पैरासाइट है, जो मतलब आमतौर पर क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है लेकिन पूछ भी सकता है, तो इसलिए जो है इसको हमने मेंशन कर दिया। भारत में इन सभी बीमारियों को 1990 में खत्म कर दिया गया था। एक्चुअली ये 1990 के दशक में, यानी लगभग 1986 के आसपास, ये बहुत ही मतलब विकराल रूप में रहती थी। मतलब ये क्या नाम जो है तुम्हारी बीमारियां लगभग 1980 के दशक में आपको माना मतलब 3.5 मिलियन लगभग मान के चलिए, लगभग 3.5 मिलियन का मतलब 1 मिलियन में 10 लाख हुए, और वहीं 3.5 मिलियन का लगभग 35 लाख के आसपास लोगों में यह जो है बीमारी थी। अब यह इतनी हार्मफुल डिजीज है, और उसके बाद जो है 35 लाख लोगों को थी, तो भारत में भी ये चपेट में आया था जो है इसके। तो अब देखिए 2021 में इसके मरीज जो बचे हैं वो 14 बचे हैं, और वही 2022 में इसके जो मरीज जो है भारत मतलब जो है बचे हैं, तो वो 13, सॉरी ये 2021 में 14, वहीं 2022 में 13 और 2023 में 6। अब इसको बिल्कुल शून्य करने के जो है प्रयास में चल रहा है, तो इसीलिए यह अभी वर्तमान में चर्चा में, क्योंकि यह भी जो है वर्तमान में सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिकन और चाड में जो है यह बीमारी अभी भी उपलब्ध है। तो इसीलिए इस पर जो है अभी और जो है काम चल रहा है, इसको भी खत्म करने का पूरा लक्ष्य है। ठीक है, तो एक मतलब छोटा सा न्यूज़पेपर में था एक आर्टिकल, तो उसको हमने मेंशन कर दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। लैब ग्रोन डायमंड, यह कई बार चर्चा में रहा है और फिर हाल फिलहाल में है, एग्जाम मतलब जो है आपके न्यूज में चर्चा में रहा है। तो अब देखेंगे ये क्या है लैब ग्रोन डायमंड, तो इसको हम लोग समझ लेते हैं कि लैब ग्रोन डायमंड क्या होता है। और लैब ग्रोन डायमंड के बाद हम लोग समझेंगे कि एचटी और केमिकल वेपर डिपॉजिट। देखिए डायमंड दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं? एक तो नेचुरल रूप से जो डायमंड बनता है, दूसरा होता है मैन मेड। इस तरीके से यानी मनुष्य के द्वारा जो है बनाया जाता है यह लैब ग्रोन डायमंड, यानी यही जो मतलब लैब ग्रोन डायमंड वाला बात हो रही है, उसी के बारे में हम आपको बता रहे हैं। तो इस तरीके से नेचुरल रूप से जो पाया जाता है वो खदानों में, ठीक है, पाया जाता है, यानी जमीन हमारी भूमि पर पाया जाता है। और उसके बाद जो है जो मैन मेड है, यह हमें लेबोरेटरी में बनाया जाता है, यानी लैब में तैयार किया जाता है। उनके दो प्रोसेस होते हैं, और दोनों प्रोसेस को हम लोग समझ लेते हैं कि कौन कौन से प्रोसेस होते हैं। एक तो HPHT होता है जो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर मेथड से होता है, यानी हाई प्रेशर, ठीक है, और हाई टेम्परेचर। तो इस तरीके से ये जो है हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पर जो है यानी उसमें कार्बन भरा जाता है। अच्छा, इनके लिए दोनों कंडीशनों के लिए चाहिए क्या है, देखिए ये ध्यान रखेंगे। एक तो केमिकल वेपर डिपॉजिट होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है कि बहुत ज्यादा कार्बन की मात्रा उस एक मतलब जार में भर दी जाएगी, और उसको उस पर इतना प्रेशर डाला जाएगा
कि वह जो है देखिए हीरा क्या है, हीरा जो है कार्बन का अपरूपक है, यानी उसमें कार्बन ही है लगभग। अच्छा, कार्बन को एकदम जो है, ये हीरा कब बनता है, हीरा आपका बनता है कि जब जैसे मतलब पृथ्वी के संपीडनात्मक बल के कारण मतलब हजारों साल करोड़ों सालों तक जो है वो जब दबा रहता है, उस पर प्रेशर बनता है, तो वो धीरे धीरे डेवलप होता है हीरा। वहीं पर यहाँ पर क्या किया जाता है, उसको तुरंत से प्रेशर देना स्टार्ट कर देते हैं, और जैसे मान लीजिए एक जार है और इसमें कार्बन की मात्रा भर दी एकदम कायदे से। अब यह जो है इसमें क्या रखा जाएगा, एक बीज रखा जाएगा, किसका, देखिए बीज रखा जाएगा डायमंड का, ठीक है, डायमंड का एक बीज लिया जाएगा, और डायमंड के बीज लेने से क्या होगा कि एक छोटा सा बीज लिया जाएगा और उसको इसमें रख दिया जाएगा। अब उस पर सब चिपकने लगेंगे कार्बन के मतलब, और फिर उसमें जो है बहुत ज्यादा चिपक जाएंगे, तो इस तरीके से एक मतलब कच्चा जो है हीरा बन जाएगा। अच्छा, उसको तराशने का काम जो है वो हम आपको बताएंगे कि सूरत वगैरह में कहाँ होता है, कैसे होता है, वो सब बताएंगे। लेकिन अभी आप समझिए कि इस तरीके से ये केमिकल वेपर डिपोजिट, मतलब डिपोजिट के माध्यम से जो है, मतलब डिपोजिट का मतलब उनके कार्बन के तत्व आपस में जोड़ के और उन पर प्रेशर डाल के बनाया जाता है। फिर एक ये हो गया हाई, एक ये HPHT के माध्यम से होता है, ठीक है, इस पर भी इसमें हाई प्रेशर के माध्यम से जो है इसको जो है क्रिएट किया जाता है, बहुत अत्यधिक दबाव डालकर। लेकिन इसमें भी एक जो है आपको बीज की आवश्यकता होती है। बीज का मतलब है कि बहुत छोटा सा हीरे की आवश्यकता होती है, तो तब जाकर उस पर जो है वो भी बनता है। तो दोनों में आपको जो है हीरे की आवश्यकता तो है ही। अच्छा, इनमें क्या अंतर होता है, क्या लगता है कि एक नेचुरल हीरा और इसमें कोई अंतर होता है? बिल्कुल कोई अंतर नहीं होता है, ये सेम रेट पर और सेम मतलब होते हैं, क्योंकि बस प्रक्रिया का बस अंतर होता है, वो करोड़ों वर्षों तक बनते हैं, ये कम समय में बन जाते हैं। तो इसलिए जो है ये चर्चा में था, तो ये बात क्लियर हुई। अब उसके बाद हीरे के बारे में समझे कि विश्व की सबसे उत्तम किस्म का हीरा तराशा जाता है, वो भारत में तराशा जाता है। भारत के गुजरात में सूरत नामक प्लेस थे, तो यानी वहां से जो है वो समझ लीजिए सूरत जो है हीरे की मंडी है, एक प्रकार से समझ लीजिए, वहां पर विश्व का सबसे उत्तम क्वालिटी का हीरा तराशा जाता है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है आपसे, ठीक है। तो इस तरीके से ये लैब ग्रोन डायमंड चर्चा में था। तो ये बात आपको क्लियर हुई लैब ग्रोन डायमंड के बारे में। अब उसके बाद हम लोग आते हैं इजराइल का आयरन बीम सिस्टम, ठीक है। ये देखिए आयरन बीम सिस्टम है, तो इजराइल का है, चर्चा में क्यों है तो वो हम आपको बताते हैं। देखिए इजराइल का लेजर बीम सिस्टम इजराइल ने बनाया है, और वह बहुत ही खतरनाक है। अब यह जो है जो लेजर बीम सिस्टम बनाया है, ये किस तरीके से काम करता है, या इसका 3 सिस्टम होते हैं, इनसे मतलब इसमें 3 फेज होते हैं, और तीनों फेजों में किस किस तरीके से काम होता है तो वो हम आपको बताते हैं। एक तो होता है इसमें राडार सिस्टम, जो क्या करेगा, और दूसरा होता है कंट्रोल सेंटर। राडार सिस्टम क्या करेगा, यह किसी भी देश के, विदेशी देश के, वो चाहे ड्रोन हो, चाहे रॉकेट हो, या कुछ भी हो, उसको डिटेक्ट करने का काम करेगा, डिटेक्ट करेगा और तुरंत उसका जो है सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, कंट्रोल सेंटर हो जाएगा, मतलब कंट्रोल सिस्टम सेंटर उसका जो है तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, मिसाइल फायरिंग यूनिट का काम हो जाता है। अब मिसाइल उससे फायर होगी तुरंत, और उसके दुश्मन देश की जो है चाहे ड्रोन हो चाहे जो भी हो, उसको ध्वस्त कर देगी तुरंत। तो इस तरीके का ये जो है व्यवस्था इजराइल के द्वारा बनाया गया है, जो कि अभी हाल फिलहाल में युद्ध में अपना यूज करता रहता है, ठीक है। तो चलिए अब उसके बाद देखते हैं एक चीज और, अभी जो है इसी के परिप्रेक्ष्य में हम लोग समझे कि लेजर बीम के बारे में, तो थोड़ा भारत के बारे में भी समझ लेते हैं कि दुर्गा 2, ये अभी चर्चा में रहा है, बहुत ज्यादा चर्चा में रहा है, तो इसको ध्यान रखना है दुर्गा 2 को। यह लेजर सिस्टम है, ठीक है, यह लेजर सिस्टम है, और यह भारत के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। ये लेजर बीम सिस्टम है। अब इससे क्या होगा कि मान लीजिए सपोज दैट कोई भी दुश्मन देश है, अब उसने कोई भी अटैक किया, तो हमको कोई गोला बारूद की आवश्यकता नहीं है। अब हम क्या करेंगे, लेजर की इतनी तगड़ी बीम डालेंगे उस पर कि वह ध्वस्त हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लेजर बीम के माध्यम से उसको डिटेक्ट करके और तुरंत उसको ध्वस्त कर देंगे। तो यह भारत के द्वारा बनाया गया है, जिसका नाम रखा गया है दुर्गा 2। तो इस तरीके से यह जो है आपका चर्चा में रहा था, जो कि ये जो है आपका चित्र दिया हुआ है। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो इस तरीके, अच्छा वर्तमान में जो हमारे पास मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, तो वो रूस के द्वारा परचेज किया हुआ है। रूस मतलब रूस से हमने परचेज किया है, तो उसका नाम है S-400, ठीक है, जो हमारा डिफेंस सिस्टम है। यह क्या करता है, यह भी मतलब जो है किसी भी जो है वायु में जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को, ऐसे मान लीजिए ऑब्जेक्ट को, यानी ऑब्जेक्ट में सब कुछ आ जाता है, कोई भी सैटेलाइट, कोई भी सॉरी सैटेलाइट बता रहे हैं, कोई भी ड्रोन या कुछ भी जो है रॉकेट या कुछ भी हो, तो वो सब स्कैन करके और उस पर तुरंत जो है फायरिंग करने लगता है। तो ये S-400 है, ये हमारे द्वारा नहीं बनाया गया है, ये रूस के द्वारा बनाया गया है, जो कि हमने परचेज किया था, लेकिन ये हमारे द्वारा मेड इन इंडिया है,
इंडिया के द्वारा बनाया गया है, तो ये ध्यान रखना है। चलिए अब हम लोग आते हैं भारत और साउथ कोरिया के बारे में समझते हैं, और उसके बाद भारत और साउथ कोरिया क्यों चर्चा में है, तो ये हम लोग समझते हैं। भारत और साउथ कोरिया ने शेपा एग्रीमेंट पर सिग्नेचर किया है। शेपा, शेपा क्या है, तो हम लोग एक बार समझते हैं कि शेपा क्या है। शेपा कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है। इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, तो ये ध्यान रखना है कि कॉम्प्रिहेंसिव, इसको अपडेट किया जाएगा। हालांकि यह पहले का एग्रीमेंट है, इसको अब हाल फिलहाल में अपडेट किया जाएगा। अपडेट किया जाएगा, देखिए यह एग्रीमेंट 2009 में हुआ था और 2010 से लागू हुआ है। तो आपको ऐसे ही अब आपके क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा, तो कि सेपा एग्रीमेंट किस सन में किया गया था, तो आपको पता है कि सेपा एग्रीमेंट 2009 में किया गया था और 2010 से लागू है सेपा एग्रीमेंट। फिर उसके बाद वर्तमान में एक्स्ट्रा ड्यूटीज को माफ कर देंगे, मतलब अब जो चर्चा चल रही है इसमें संशोधन जो होना है, वो एक्स्ट्रा ड्यूटीज लगती थी मतलब व्यापार पर, यानी अगर हमारा भारत से कोई माल बेचा जा रहा है या उधर से बेचा जा रहा है, तो उसमें जो है क्या होता है कि एक्स्ट्रा ड्यूटीज लगाता था भारत। अब लेकिन क्या होगा कि वहां पर भी और यहाँ पर भी उसमें कुछ संशोधन हुआ है, तो इस तरीके से एक्स्ट्रा ड्यूटीज को माफ करेंगे। तो ये सब बताया। बाकी वहां के प्रेसिडेंट के बारे में अगर बात करें तो योन सुक योल, योन सुक योल जो है वहां के राष्ट्रपति हैं। तो इस तरीके से ये बात आपको क्लियर हुई साउथ कोरिया के बारे में। साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट कौन है, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके वनडे एग्जाम के लिए। चलिए फिर उसके बाद अभी दाचीग्राम नेशनल पार्क जो है वो चर्चा में है। दाचीग्राम नेशनल पार्क जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, चर्चा में है। समझते हैं हम लोग दाचीग्राम नेशनल पार्क क्यों चर्चा में है। देखिए दाचीग्राम नेशनल पार्क जो है, जो कि चर्चा में इसलिए रहा है क्योंकि हंगुल, हंगुल के बारे में हम लोग समझेंगे पहले, ठीक है, कि हंगुल जो है वह क्यों चर्चा में रहा है। चलिए तो दाचीग्राम नेशनल पार्क, सबसे पहले तो आपको यही पता हो जाना चाहिए कि यह पड़ता कहाँ है, तो दाचीग्राम नेशनल पार्क कश्मीर में पड़ता है। अच्छा यह हंगुल, ये देखिए ये हंगुल है, ऐसे समझ लीजिए बारासिंगा की तरह होता है, लेकिन ये कश्मीर में है तो ये अपना अलग तरीके का जो है बर्फ में भी रह लेता है हंगुल। तो अब ये देखिए हंगुल कुछ और नहीं है, बारासिंगा ही है, ठीक है, जो कि हिरण की एक प्रजाति है। यह कश्मीर का बारासिंगा है, जो कि हमने आपको मेंशन कर रखा है। अच्छा ध्यान रखिए कि इसमें क्या हुआ है कि एक्चुअली यह क्रिटिकली इंडेंजर्ड, यानी अगर आयुसीएन की बात करें, आयुसीएन की बात करें, आयुसीएन, सॉरी गलत लिख दिया, आयुसीएन की बात करें तो यह क्रिटिकली इंडेंजर्ड कंडीशन में है। क्रिटिकली इंडेंजर्ड, ठीक है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड कंडीशन में बना हुआ है। अब यह बहुत ही मतलब जो है क्रिटिकली इंडेंजर्ड का मतलब ये एकदम विलुप्त की कगार पर है, लेकिन अभी कुछ लगभग 30 सालों से लगभग संख्या इनकी घटी रही है। तो ये हमने मेंशन भी कर दिया, 30 वर्ष में पहली बार संख्या बढ़ी है। अभी वर्तमान में इनकी संख्या कुछ बढ़ी है, तो इसीलिए हाल फिलहाल में ये चर्चा में था। तो आपसे क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे पूछा जाएगा तो साइट्स की अपेंडिक्स 1 में रखा गया है, तो आप इसका जो है व्यापार नहीं कर सकते, ये बात क्लियर हुई, ठीक है। फिर उसके बाद आयुसीएन स्टेटस की बात करें तो ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, और उसके बाद जो है आपसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो दाचीग्राम नेशनल पार्क कहां पड़ता है, और इसी में हंगुल निवास करते हैं, ठीक है। अगर हंगुल की मात्रा ठीक ठाक पाई जाती है तो वो इसी दाचीग्राम नेशनल पार्क में ही पाई जाती है, तो इसलिए यह ध्यान रखना ये कश्मीर में है। चलिए अब हम लोग अपने नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, ठीक है। अब कुछ जो है आपके ये नेशनल पार्क है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिनको आपको पढ़ना है और याद कर लेना है। देखिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि आपका कहां पड़ता है, उत्तराखंड में पड़ता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, ये हाल फिलहाल में कई बार पूछा जा चुका है वैसे, और भी पूछे जाते रहते हैं। फिर उसके बाद रणथंभौर नेशनल पार्क, ये राजस्थान में पड़ता है। अच्छा रणथंभौर नेशनल पार्क जो है यह ज्यादा इसलिए नहीं पूछा जाता है क्योंकि रीजन क्या है कि रणथंभौर से ही पता चल जाता है कि ये राजस्थान में है, ठीक है। काजीरंगा नेशनल पार्क ये बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि असम में पड़ता है। यह अपने एक सींग वाले गैंडे के लिए बहुत पॉपुलर है, जो काजीरंगा असम में पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक सींग वाला गैंडा बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। फिर उसके बाद कान्हा नेशनल पार्क जो है ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। अच्छा कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में पड़ता है, और कूनो नेशनल पार्क यह अभी हाल फिलहाल में चर्चा में है, जो कि हम लोग जो है अभी देखते हैं
आगे की पीपीटी में अगर क्वेश्चन होगा तो हम लोग इस पर जो है डिस्कस करेंगे, ठीक है। नहीं तो फिर नेक्स्ट पीपीटी में कम से कम इस क्वेश्चन को जरूर मेंशन करेंगे, कूनो नेशनल पार्क, क्योंकि वह चर्चा में इसलिए है क्योंकि वहां पर अभी क्या हुआ था कि कुछ समय पहले जो है वहां पर चीता लाए गए थे, जो कि अफ्रीकन चीता थे, वो लाए गए थे। लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ कि 8 चीता लाए गए थे, अभी उनकी संख्या बढ़ी है, ठीक है। तो अभी फीमेल चीता ने जो है अभी और चीते को जन्म दिया है, तो वो सब हम लोग चर्चा करेंगे आगे चल के। अभी तो आप ये समझिए कि कान्हा नेशनल पार्क ये मध्य प्रदेश में है, और आपको ये भी याद रखना है कूनो नेशनल पार्क वो भी मध्य प्रदेश में है। तो ये देखेंगे नेशनल पार्क जो है बांधवगढ़ नेशनल पार्क, ये जो है मध्य प्रदेश में पड़ता है बांधवगढ़ नेशनल पार्क। तो ये भी आपको याद रखना है। ये सुंदरबन नेशनल पार्क जो है ये वेस्ट बंगाल में पड़ता है, सुंदरबन। सुंदरबन डेल्टा भी मध्य प्रदेश, सॉरी, पश्चिम बंगाल में पड़ता है, तो उसी तरीके से याद रखेंगे कि ये वेस्ट बंगाल, ठीक है। सरिस्का नेशनल पार्क ये राजस्थान में पड़ता है, सरिस्का। और उसके बाद पेरियार नेशनल पार्क, पेरियार केरल में पड़ता है, पेरियार जो है नदी भी केरल में है, ठीक है। और वहां पर मुल्ला पेरियार डैम जो कि पेरियार नदी पर है, वो भी अभी चर्चा में था हाल फिलहाल में। तो आप ये सब क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, रखा करिए, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपके कुछ जो है नेशनल पार्क हो गए, और हमने आपको ये याद कर लेना है, ठीक है। अच्छा, इस पीडीएफ को हम टेलीग्राम पर शेयर कर देंगे आपके, ठीक है। तो वहां से आप लोग देख सकते हैं, ये अपना नोट्स बनाना चाहे तो नोट्स बना सकते हैं करंट अफेयर का, नहीं तो आप ऐसे ही देख सकते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि ग्रीन एनाकोंडा के बारे में समझते हैं। ग्रीन एनाकोंडा क्या है, अभी हाल फिलहाल में यह प्रजाति खोजी गई है, ग्रीन एनाकोंडा। तो देखेंगे ब्राजील में ओरेनिको बेसिन में खोजी गई यह प्रजाति है, ब्राजील में खोजी गई है, यानी ब्राजील कहां पड़ता है तो ये आपको पता है। तो ब्राजील आपका जो है, थोड़ा समझेंगे कि ब्राजील कहां पड़ता है, हम आपको ऐसे ही मैप के माध्यम से थोड़ा बताते हैं, तो आपको अच्छे से समझ में आ सकता है। चलिए हम देखते हैं अपने प्लेनेट सिस्टम में, सॉरी तो गड़बड़ हो गया। हम लोग अपने पृथ्वी को देखते हैं, जैसे ये देखिए पृथ्वी। अब पृथ्वी में ये देखेंगे, और आपका पड़ता है, ये आपका अफ्रीका हो गया। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं ये इस तरीके से, ये आपका साउथ अमेरिका है, यानी दक्षिण अमेरिका। वहीं ये आपका जो है ऊपर वाला उत्तर अमेरिका है, और ये दक्षिण अमेरिका है। अच्छा, यहाँ पर ये जो प्लेस है, देख ध्यान रखेंगे, ये पूरा क्षेत्र जो है, ये इधर ये वाला पूरा क्षेत्र ये ब्राजील का है, और ऊपर ये अन्य देश है। तो इस तरीके से यहीं पर जो है आपका पाया गया है यह ग्रीन कोबरा। तो इस तरीके से ये बात क्लियर होती है। अब चलिए, अब हम लोग अपने जो है देखते हैं। हाँ, तो अब हम लोग आते हैं अपने ग्रीन एनाकोंडा के बारे में समझते हैं। यानी आपने लोकेशन देख ली कहाँ है, ठीक है। यानी साउथ अमेरिका में है, उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका में यह लोकेशन पड़ता है ब्राजील का, और ब्राजील जो कि बहुत महत्वपूर्ण देश है, ठीक है। वहां पर कॉफी वगैरह का उत्पादन बहुत होता है। तो वहीं पर ओरनिको बेसिन में यह प्रजाति खोजी गई है। अच्छा, ज्वाइंट एनाकोंडा के नाम से इसे जाना जाता है, ज्वाइंट एनाकोंडा के नाम से जाना जाता है। अच्छा, इस पर ग्रीन टाइप की ये जो है बना हुआ है, तो इसीलिए जो है इसको ग्रीन एनाकोंडा के नाम से भी जाना जाता है। आयुषियन जो है स्टेटेड लीस्ट कंसर्न है, ठीक ठाक कंडीशन है इसकी, मतलब ठीक ठाक मतलब इसकी संख्या है। साइंटिफिक नेम इसका जो है आप ध्यान रखेंगे, यूना यूनक्टस यूनक्टस मोरिनस, ठीक है। यूनक्टस मोरिनस जो है इसका नाम है वैज्ञानिक। तो इस तरीके से ये बात क्लियर हुई। अब हम थोड़ा और बताएं, ये चर्चा में रहा है, तो क्वेश्चन आपके 2 बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। वो कौन से पूछे गए हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्प घोंसला बना के रहता है। तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि कोबरा, कोबरा जो है वह घोंसला बना के रहता है। तो ये बात भी क्लियर हुई आपको। ये क्वेश्चन 2 बार पूछा जा चुका है, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। तो इस तरीके से ये बात आपको क्लियर हो गई एकदम कि ग्रीन एनाकोंडा क्या है। अब पतंजलि को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, तो इसके बारे में थोड़ा समझते हैं कि पतंजलि आयुर्वेद के सभी झूठे और भ्रामक दवाओं वाले विज्ञापनों को तुरंत बंद करना होगा, और कोर्ट के ऐसे किसी भी उल्लंघन को गंभीरता से लेगा, और इस हर एक झूठे वादे पर 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना भी लगाएगा। तो ये सुप्रीम कोर्ट की फटकार है, किसको, पतंजलि को, ठीक है। यानी जो आयुर्वेदा कंपनी जो पतंजलि की है, यह वादा करती है कि हम कोरोनिल के माध्यम से पूरे कोरोना को खत्म करते हैं। फिर उसके बाद डायबिटीज उनकी जो है दवा है, तो ये डायबिटीज जो कि लाइलाज बीमारी है,
उसको भी ये लोग जो है पता चला कहते हैं कि गारंटेड जो है खत्म एकदम। तो इस तरीके से भ्रामक प्रचार किए जाते हैं, जो कि साइंस उसको अप्रूवल नहीं देती है, तो आप कैसे अप्रूवल दे रहे हैं। तो इस तरीके से ये इन पर जो है ये अभी हाल फिलहाल में चर्चा में थे, तो इसलिए इसको मेंशन कर दिया कि पतंजलि को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, और बात आपको क्लियर हुई। ठीक है, तो इसमें कुछ खास नहीं था। चलिए अब हम लोग आते हैं पंचेश्वर प्रोजेक्ट 1986, सॉरी 96। पंचेश्वर प्रोजेक्ट क्या है? पंचेश्वर प्रोजेक्ट के बारे में हम लोग समझेंगे, और क्यों इंपॉर्टेंट है तो वो हम लोग समझ लेते हैं। इसमें देखिए, पंचेश्वर प्रोजेक्ट भारत और नेपाल के मध्य यह प्रोजेक्ट, ठीक है, यह 1996 में प्रोजेक्ट हुआ था। तो अब चर्चा में क्यों है? एक्चुअली काली नदी से संबंधित अभी चर्चा में है, तो काली नदी को आप ध्यान रखेंगे। काली नदी का मतलब वही महाकाली नदी को लेकर एक ट्रीटी हस्ताक्षरित होती है, और इस प्रोजेक्ट पर कोई काम नहीं हुआ। तो ध्यान रखना, इस प्रोजेक्ट पर कोई भी काम नहीं हुआ, लेकिन ट्रीटी हस्ताक्षर हुई। अब देखिए, नेपाल में यह महाकाली भारत में शारदा के नाम से जानी जाती है। तो अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बन जाता है कि नेपाल में जो नदी महाकाली के नाम से जानी जाती है, वही भारत में शारदा के नाम से जानी जाती है। और शारदा यह जो है शारदा नदी से जानी जाती है, और फिर उसके बाद शारदा नदी क्या करती है, यह आपकी कुल मिलाकर गंगा में ही मिल जानी है। ठीक है, तो इस तरीके से ये भारत में मिल जाती है। फिर उसके बाद देखिए, इससे लगभग 6480 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, जिसमें भारत का लगभग जो है, अच्छा ये जो है एक मतलब पूरा प्रोजेक्ट है, इसके तहत आपको जो है पंचेश्वर जो प्रोजेक्ट बनेगा, इसमें भारत को भी फायदा है। और उसके बाद देखिए, एक तो इसमें इतनी जो है मेगावाट बिजली बननी है, फिर उसके बाद दूसरा क्या है कि उससे बिजली बनेंगे तो पीछे जो पानी एकत्रित होगा, उससे भी तो जो है फायदा होगा। तो उससे जो फायदा होगा वो भारत को भी होगा। भारत का जो है लगभग 1,30,000 हेक्टेयर क्षेत्र वहीं सिंचित होगा, वहीं पर 2,40,000 हेक्टेयर भूमि को सींच सकता है नेपाल। तो हालांकि नेपाल के लिए भी बहुत फायदेमंद है, और उसके बाद भारत के लिए भी। तो इस पर ट्रीटी पर हस्ताक्षर हुए हैं, और उसके बाद और यह घाघरा नदी में जाकर, देखिए यह जो है क्या नाम तुम्हारी, महाकाली नदी घाघरा नदी में जाकर मिल जाती है, और घाघरा नदी जाकर आगे गंगा में मिल जाती है, जो कि गंगा की सहायक नदी है। तो ये बात आपको सिंपल सी बात है, क्लियर हुई। तो इस तरीके से अभी देखिए, ये पंचेश्वर प्रोजेक्ट चर्चा में था सॉरी, तो इसीलिए हमने इस क्वेश्चन को इसमें मेंशन किया, और इससे संबंधित महत्वपूर्ण जो है जानकारी आपको मेंशन कर दी है इसमें। चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, आईएनएस जटायु। देखिए, आईएनएस जटायु के बारे में हम लोग समझे, उससे पहले कुछ पृष्ठभूमि समझ लेते हैं। एक्चुअली हुआ क्या कि भारत का पर्यटन जो है लगभग जो है अच्छी खासी मात्रा में मालदीव जाता था व्यक्ति। अब भारत मालदीव के जो राष्ट्राध्यक्ष बने हैं वो एंटी इंडिया, यानी वो चाइना के पक्ष में है। तो अब समस्या यहां पर आई कि अब भारत को यहां पर डिप्लोमेटिकल रूप से प्रॉब्लम उत्पन्न होनी ही है। चाइना क्या करता है, चाइना पहले कर्ज देता है, और कर्ज के बाद में उसकी जमीन को पट्टा पर ले लेता है, यानी 100 साल के लिए, जैसे हम्बनटोटा बंदरगाह है श्रीलंका का, उसको 100 साल के लिए लीज पर ले लिया। अब कुल मिलाकर भारत को न्यूट्रलाइज करने का प्रयास करता है। उसी प्रकार से जब वहां के राष्ट्रपति को भी जो है वहां पर वो धीरे धीरे क्या देगा, वहां पर लोन देगा उनको, और फिर धीरे धीरे कुछ ना कुछ जमीन अपने नाम ले लेगा। इस तरीके से भारत को घेरने का प्रयास रहता है इसका। तो इसीलिए जो है क्या हुआ है कि उसमें जब भारत के पर्यटन वहां पर अच्छी खासी मात्रा में जाता है, और वहां के राष्ट्राध्यक्ष पता चला चाइना जा रहे हैं, तो इससे भारत को प्रॉब्लम हुई है। तो अब भारत ने क्या किया है कि उसके लिए लक्षद्वीप को पर्यटन के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है, और वहां पर एक नेवल बेस भी बसाने की जो है, हालांकि पहले से भी 4 नेवल बेस बने हुए हैं, 5वां नेवल बेस जो है ये आईएनएस जटायु बनाया जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद लक्षद्वीप में बनाया जा रहा है एक नेवल बेस है, यह मिनिकाय में बनाया जा रहा है। तो ये ध्यान रखना, मिनिकाय में बनाया जा रहा है। लक्षद्वीप में कुल 5 नेवल बेस है, जिसमें आईएनएस मिनिकाय, आईएनएस दीप रक्षक जो कि कावरती में है, आईएनएस एंडोरेथ, एंडोरोथ, ठीक है, ये एंडोरेथ मतलब ये द्वीप ही है एक्चुअली, ये एंडोरेथ। तो ये अगर पूछा जाए आईएनएस एंडोरेथ जो है ये कहाँ है, तो ये आप ध्यान रखेंगे कि इसी में है। तो आईएनएस बित्रा, ये भी बित्रा द्वीप पर है, बित्रा द्वीप पर ही है, ये ध्यान रखना। इस तरीके से ये देखिए कहाँ कहाँ पर है, तो ये हम आपको बता देते हैं कि ये देखिए एंडोरेथ ये द्वीप है, ये एंडोरेथ द्वीप है, ठीक है, और यहीं पर देखिए ये बित्रा द्वीप है। तो इस तरीके से, और जबकि जो है कावरत्ती द्वीप ये है, तो यहाँ पर ये बनाया जा रहा है,
नेवल बेस। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, यही बस चर्चा में था। आईएनएस जटायु, आईएनएस जटायु क्या है? यह एक नेवल बेस है जो कि कावरत्ती में बनाया जा रहा है। तो ये सॉरी मिनिकॉय में, ये मिनिकॉय में बनाया जा रहा है, ये ध्यान रखना मिनिकॉय में, तो इसलिए ध्यान रखना है इसको, मिनिकॉय में बनाया जा रहा है। तो इस तरीके से अच्छा, लक्षद्वीप में लगभग ये मिनिकॉय आपका यहाँ पर पड़ता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, मिनिकॉय ये पड़ता है आपका। अच्छा, लक्षद्वीप में 36 द्वीप हैं, उन्हीं के समूह को लक्षद्वीप कहा गया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। चलिए आगे अगले पॉइंट पर आते हैं हम लोग, हैं कि पीएम जनमन स्कीम, पीएम जनमन स्कीम के बारे में हम लोग समझेंगे और इसमें क्या महत्वपूर्ण है उसको भी हम लोग जानेंगे। देखिए, यह पीवीटीजीज के लिए स्कीम है। पीवीटीजीज क्या होती हैं? तो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स होते हैं, यानी ये वो ग्रुप होते हैं जो वल्नरेबल होते हैं कंडीशन में, जो बहुत कम बचे हैं और इनकी संख्या को मतलब इनको संरक्षण देने की आवश्यकता है। तो अब ये चर्चा में क्यों है पीएम जनमन स्कीम? तो वो हम लोग समझ लेते हैं कि पीएम जनमन स्कीम नवंबर 2023 में नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च की गई थी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका हो जाता है इस तरीके से। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर उसे वहीं पर यह स्कीम किससे संबंधित है? तो ये ध्यान रखना, यह पीवीटीजी से संबंधित है यह स्कीम। और उसके बाद इस स्कीम पर लगभग 24,104 करोड़ रुपए खर्च करेंगे सरकार। ठीक है, अब इसमें क्या क्या काम करेगी? अब यह जो स्कीम क्या करेगी, यह पीवीटीजीज के लिए यानी पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, इन सभी के लिए क्या करेगी, यानी जो भी जो है वल्नरेबल ट्राइब्स हैं उनके लिए यह जो है घर दिलाएगी उनको। ठीक है, और उसके बाद पाइप वाटर, मोबाइल टावर, मेडिकल सुविधाएं, एजुकेशन सुविधाएं और भी सुविधाएं देने की बात कही गई है, जो कि यह सुविधाएं प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से इसके बारे में अभी हाल फिलहाल में चर्चा थी, जिसमें केंद्र सरकार के द्वारा 15,336 करोड़, वहीं पर 8,768 करोड़ रुपए राज्यों के द्वारा, जिन राज्यों में वो निवास करती हैं, ठीक है, जनजातियां। तो इस तरीके से ये बात जो है अभी क्लियर हुई। चलिए हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट पर आते हैं, इंटरनेशनल बिग कैट अलियंस। ठीक है, इस पर भी आते हैं। इंटरनेशनल बिग कैट अलियंस जो है ये अभी हाल फिलहाल में चर्चा में क्यों है, इसके बारे में समझते हैं। बिग कैट का मतलब है कि बिग कैट वह कैट होती है, जैसे मान लीजिए टाइगर। ठीक है, मतलब कहने का मतलब जितनी भी, जैसे मान लीजिए पैंथरा, सॉरी पैंथ क्या कहते हैं उसको, हाँ, जैसे जैगुआर हुआ, टाइगर हुआ, लेपर्ड हुआ, स्नो लेपर्ड हुआ, प्यूमा हुआ, जैगुआर हुआ, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं, बिग कैट के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसमें यह देखिए एक भारत के द्वारा बनाया गया एक जो है इंटरनेशनल रूप से जो है एक संगठन है। ठीक है, जिसमें लगभग, अच्छा ये ध्यान रखेंगे कि बिग कैट लगभग जो है 96 देशों में पाई जाती है, और वहीं पर 16 देशों के द्वारा हस्ताक्षर हो चुका है वर्तमान में इस पर। ठीक है, 16 के द्वारा, 16 लोगों के द्वारा इस पर हस्ताक्षर हो चुके हैं और भी देश धीरे धीरे जुड़ेंगे। ठीक है, तो ये चर्चा में बना ही रहेगा लगभग। तो अब यह भारत के द्वारा बनाया गया है एक संगठन है। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। तो बस इसमें कुछ बहुत खास जानकारी नहीं थी, बस इतनी जानकारी थी कि भारत के द्वारा एक बनाया गया ये ग्रुप है, और जिसमें जो है बिग कैट के लिए है, मतलब बड़ी बड़ी जो है बिल्लियां जो होती हैं उन्हीं के, ये बिल्ली के अंतर्गत ही आते हैं सभी, यानी बड़ी बिल्ली के अंतर्गत आते हैं, यानी जो टाइगर है या लेपर्ड है या स्नो लेपर्ड है या प्यूमा है। ठीक है, तो ये स्नो लेपर्ड अभी वर्तमान में चर्चा में था, तो जो हमने आपको समझाया भी था पिछले लेक्चर में। चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, फॉरेक्स। फॉरेक्स के बारे में चर्चा करते हैं, फॉरेक्स क्या होता है। अभी फॉरेक्स हाल फिलहाल में चर्चा में था, तो इसीलिए आप लोग इसको देखेंगे फॉरेक्स क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि फॉरेक्स क्या है। फॉरेक्स का मतलब होता है कि किसी देश का विदेशी भंडार, विदेशी मुद्रा भंडार जो होता है वो फॉरेक्स के अंतर्गत आता है। यानी अगर किसी देश के पास जितना ज्यादा विदेशी मुद्रा भंडार होगा तो उतना ही वह स्टेबल होगा देश, यानी उसको अगर व्यापार से यानी किसी देश से कुछ वस्तुएं आयातित करनी होगी तो वो आराम से अपना वस्तुएं मंगा सकता है, यदि उसके पास फॉरेक्स है। और फॉरेक्स के अंतर्गत क्या क्या आता है तो वो हम आपको बता देते हैं। एक्चुअली अभी हाल फिलहाल में चर्चा में इसलिए है क्योंकि हमारा जो विदेशी मुद्रा भंडारण है वो बढ़ा है, लगभग बढ़ा है 2.975 बिलियन डॉलर इंक्रीज हुआ है टोटल में। ठीक है, तो इतना इंक्रीज हुआ है। वहीं पर टोटल हम लोगों का जो है विदेशी मुद्रा भंडारण कितना हो गया, लगभग है 619 बिलियन डॉलर। ठीक है, इतना हो गया है, बिलियन डॉलर हो गया है, 619 बिलियन डॉलर के आसपास हमारा जो है मुद्रा भंडारण हो चुका है। तो ये हाल फिलहाल की न्यूज है वर्तमान में, ये बिल्कुल मतलब एकदम करंट का है। अब इसमें फॉरेक्स के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है निम्नलिखित में से फॉरेक्स के अंतर्गत कौन कौन से शब्द आते हैं या कौन कौन चीजें आती हैं। तो एक तो फॉरेन करेंसी एसेट्स आते हैं, फॉरेन करेंसी एसेट्स। फिर उसके बाद जिसमें
विदेशी मुद्रा आती है सब टोटल, ठीक है। जैसे मान लीजिए डॉलर हुआ, येन हुआ, युआन हुआ, या रुपया हुआ, या मतलब और भी आते हैं, ठीक है, डॉलर, यूरो, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत से मतलब मुद्राएं आती हैं इसके अंतर्गत। फिर गोल्ड हुआ, एक अच्छी खासी मात्रा गोल्ड की भी होती है। वहीं पर एसडीआर हुआ, एसडीआर का मतलब स्पेशल ड्राइंग राइट्स जो होते हैं, वो भी आपके बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। स्पेशल ड्राइंग राइट्स जो होते हैं, तो ये भी इसके अंतर्गत आते हैं, एसडीआर जो है कहते हैं जिनको। फिर उसके बाद एक और कंडीशन होती है कि रिजर्व पोजीशन इन दी आईएमएफ, मतलब आईएमएफ में एक अच्छी खासी पोजीशन होनी चाहिए, जिससे आपको जो है बहुत लाभ मिलता है। इससे क्या होता है कि मान लीजिए किसी भी देश के द्वारा अगर हम मान लीजिए सपोज दैट लोन लेना चाहते हैं, तो हमारी लाइबिलिटीज जो होती है या हमारी साख जो होती है वो बहुत अच्छी होती है। तो इस तरीके से ये फॉरेक्स के बारे में आपने समझा, ठीक है। तो बस इतना याद रखना है कि वर्तमान में भारत का जो है फॉरेक्स जो विदेशी मुद्रा भंडारण है वो 619 बिलियन डॉलर है। ये बात क्लियर हुई। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। रूस और चीन चांद पर बनाएगा न्यूक्लियर पावर प्लांट, जो कि हाल फिलहाल में चर्चा में था, तो इसलिए हमने इसको जो है मेंशन किया है इस टॉपिक में। सबसे पहले देखेंगे कि चंद्रमा पर क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि चंद्रमा पर कौन से दो देश या कौन से निम्नलिखित में से देश न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित करेंगे। तो आप ध्यान रखेंगे कौन कौन से वो दो देश हैं, एक तो रूस और दूसरा चाइना। रूस और चाइना मिलकर क्या करेंगे, एक जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है बनाएंगे चांद पर। तो इस तरीके से ये बात अभी चर्चा में थी, तो ये लगभग 2035 तक, लगभग 33 से 35 तक बनाएंगे, तो ये ध्यान रखना है बस, ठीक है। अभी हाल फिलहाल में, अब बाकी अभी चर्चा में जब रहेगा तो फिर बताएंगे आपको, ठीक है। तो इसलिए बस इतना सी जानकारी थी। अब उसके बाद ओरन्स देखेंगे, ओरन्स क्या होते हैं, तो हम लोग ये सब चीजें समझ लेते हैं कि ओरन्स क्या होता है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है ओरन्स के बारे में, ठीक है। तो ओरन्स क्या होता है, ये सैक्रेड ग्रुप्स होते हैं। सैक्रेड ग्रुप्स, देखिए ओरन्स ही सैक्रेड ग्रुप्स हैं, ये ध्यान रखना है। सैक्रेड ग्रुप्स क्या है, ये ओरन्स हैं। अब उसके बाद देखेंगे कि अब सैक्रेड ग्रुप्स क्या होते हैं, तो इनको भी हम लोग समझेंगे कि सैक्रेड ग्रुप्स क्या होते हैं, ठीक है। तो उससे समझने से पहले हम लोग चलिए, तो ओरन्स क्या होते हैं, ओरन्स सैक्रेड ग्रुप्स होते हैं। और सैक्रेड ग्रुप्स क्या होते हैं, तो वो हम समझाते हैं। एक्चुअली ऐसे क्षेत्र जहां पर कोई भी पर्टिकुलरली एक ट्राइब के द्वारा उस क्षेत्र की पूजा की जाती है और उस क्षेत्र का संरक्षण किया जाता है, ऐसे प्लेस को हम लोग सैक्रेड ग्रुप्स कहते हैं। तो एक बार फिर से बताते हैं कि सैक्रेड ग्रुप्स क्या होते हैं, और सैक्रेड ग्रुप्स ही ओरन्स होते हैं। तो आपको सैक्रेड ग्रुप्स अगर समझ लेंगे तो ओरन्स अपने आप क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो हम एक बार फिर से बताते हैं। देखिए ऐसा प्लेस, मान लीजिए कोई आपके आसपास में कोई ऐसा क्षेत्र जरूर होगा जहां पर किसी देवी देवता, एक वृक्ष होगा या दो चार वृक्षों का समूह होगा, या इस तरीके से, और उसमें जो है एक छोटा सा मंदिर बना होगा या कुछ भी होगा, तो उसका आप बहुत अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट करते हो आप सभी लोग, ठीक है। तो इस तरीके से जो है मतलब आपको कुछ ऐसे गांव वाले क्षेत्रों में आपको ज्यादा मिलेगा ये सब चीजें, हाँ। तो वहां पर आपको जो है पूरा एक ऐसे ही टाइप का मिलेगा, तो उसको प्रोटेक्ट करने का जो है काम जो होता है वो वहां के स्थानीय लोगों का होता है। अब इसी को आप ले लीजिए जनजातीय एरिया में, यानी अगर कोई जंगली एरिया है और उस एरिया में पूरा एक क्षेत्र उन्होंने जो है उसका वो प्रोटेक्ट करते हैं, और उनकी मान्यता जो भी होगी कि यहाँ पर जो है एक देवी रहती है और देवता रहते हैं, यहाँ पर इनकी हमको रक्षा करनी है, अगर इनके पेड़ को काटा किसी ने तो जो है यहाँ पर बाढ़ आ जाएगी, यहाँ पर बीमारी फैल जाएगी, यहाँ पर ऐसा होगा। तो इस तरीके की जो है चीजें व्याप्त होती है उनमें, तो उनके प्रोटेक्शन के लिए जो है, जैसे उन्हीं को जो है कहने का मतलब जो है ये सेक्रेट ग्रुप्स कहा जाता है, बस सीधी सी बात है। यानी उसी क्षेत्र को जो है वो सेक्रेट ग्रुप्स कहा जाता है। अब उसके बाद देखिए उसको क्या किया गया है कि अभी हाल फिलहाल में सबसे ज्यादा सेक्रेट ग्रुप्स जो है वो राजस्थान में पाए जाते हैं। तो ये बात पता चली कि सबसे ज्यादा राजस्थान में सेक्रेट ग्रुप्स पाए जाते हैं, ठीक है। ये बात पता चली। फिर उसके बाद डीम्ड फॉरेस्ट क्या होते हैं। डीम्ड फॉरेस्ट का मतलब होता है कि इन ऐसे क्षेत्र, देखिए इनको जो है जो सेक्रेट ग्रुप्स है इनको डीम्ड फॉरेस्ट घोषित कर दिया गया है सरकार के द्वारा। अच्छा, कुछ को घोषित किया गया तो इससे जो है ये चर्चा में आ गया। चर्चा में क्यों आ गया, डीम्ड फॉरेस्ट का मतलब होता है कि यह संघ और राज्य दोनों के वन क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आते हैं। अच्छा, वन क्षेत्र के कुछ अलग नियम होते हैं, अधिनियम होते हैं उनके कुछ, तो उसमें नहीं आते हैं ये सेक्रेट, ये डीम्ड फॉरेस्ट। तो इसीलिए जो है इनको जो है फिर उसके बाद इनको हटाया भी जा सकता है, तो इसलिए इनको खतरा है इन जनजातियों को। तो इस तरीके से ये चर्चा में रही। फिर उसके बाद लास्ट टाइम अगर देखें
तो वास्तव में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है, जो कि राजस्थान में पाया जाता है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ठीक है, एक प्रकार का मतलब जो है थोड़ा बड़ा पक्षी होता है, पक्षी टाइप का ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहा जाता है उसको। जैसे आपने बगुला देखा होगा, तो उसी टाइप से लगभग जो है बड़े बड़े टाइप का होता है, वही ग्रेट इंडियन बस्टर्ड होता है। अब यह जो है, इसका लास्ट हैबिटेट जो है वो ग्रुप्स ही थे, मतलब ग्रुप्स में ही रहता था लास्ट में, जो है लास्ट हैबिटेट जो अगर माना जाता है, ये बहुत कम बचे हैं, ये समझ लीजिए एक प्रकार से, जो आपके ये जो है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बहुत ही कम, तो ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, ज्यादातर ओरंस राजस्थान में ही पाए जाते हैं, तो ये ध्यान रखना। अच्छा, एक चीज और आपको बताएं कि ओरंस को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे मान लीजिए सपोज दैट कि आपको पता चला कि राजस्थान में सेक्रेट ग्रुप्स के नाम से जाना जाता है, वहीं पर बिहार में शरण के नाम से जाना जाता है, शरणा, वहीं देववन जो है हिमाचल प्रदेश में कहा जाता है। तो अलग अलग देशों में, मतलब सॉरी राज्यों में अलग अलग नामों से ये सब जाने जाते हैं। वहीं पर ओरंस देखिए इसमें दिया गया है कि राजस्थान में ओरंस जो है, कोविल काडू जो है, ये शर्पा जो है, काबू, या ये तमिलनाडु में जो है ये सब नाम दिए गए जाते हैं। तो इस तरीके से सब अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से सेक्रेट ग्रुप्स जाने जाते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि सेक्रेट ग्रुप्स क्या होते हैं या ओरंस क्या होते हैं, बस इतना याद रखेंगे। फिर उसके बाद ये ध्यान रखेंगे कि सबसे ज्यादा ओरंस कहाँ पाए जाते हैं, या सबसे ज्यादा सेक्रेट ग्रुप्स कहाँ होते हैं, तो बस इतना याद रखना है, ठीक है। चलिए अब हम आप लोग अपने नेक्स्ट पर आते हैं पॉइंट पर। चलिए, ये छोटा सा क्वेश्चन है जो कि अभी हाल फिलहाल में चर्चा रहा था, तो बहुत ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। भारत स्टीम बॉयलर एक्सपो हुआ है, भारत स्टीम बॉयलर एक्सपो, एक्सपो जो हुआ है वो कहाँ हुआ है, तो वो गुवाहाटी असम में हुआ है। बस इतना से याद रखना है। ये मतलब जो है एक एक्सपो हुआ है, जो स्टीम बॉयलर जो नहीं होते हैं उन्हीं से संबंधित या जो है एक एक्सपो है, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बस इतना ही मतलब जो है इंपॉर्टेंट है कि यह एक्सपो कहाँ हुआ था, गुवाहाटी में हुआ था, जो कि असम में पड़ता है। तो इस तरीके से आज की क्लास को हम लोग यहीं पर ओवर करते हैं, और हम लोग जल्द ही दूसरी क्लास में आपको मिलेंगे, ठीक है। और चलिए ठीक है, बाय बाय दोस्तों, जय हिंद।